आधी हकीकत आधा फसाना। कोई उस धाम के चमत्कार को दैवीय गाय से जोड़ता है तो किसी के मुताबिक यह किसी अदृश्य शक्ति का काम है। दरअसल यह मामला ही उलझा है। जब आप पूरा माजरा सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। राजस्थान में एक पहाड़ है, वहां से 200 फीट गहरी खाई में एक झरना बहता है। उस खाई की तलहटी में सबसे नीचे एक बेहद तंग गुफा है, बेहद तंग, इतनी कि इंसान भी मुश्किल से हिल पाए। वहां एक शिवालय है जहां साल में केवल एक बार कुछ आदिवासी जाते हैं, और वो जब भी जाते हैं वहां शिवलिंग पर दूध चढ़ा हुआ मिलता है। अब आप कहेंगे इसमें चमत्कार क्या है, ये किसी शिव भक्त का काम होगा। लेकिन नहीं, उस धाम तक आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। उसका पता केवल कुछ आदिवासियों को है, और वो भी साल में एक बार जाते हैं। फिर शिवलिंग पर दूध कौन चढ़ाता है, इसका पता हमारी टीम को लगाना था। उस चरवाहे की एक गाय जो थी वो दूध नहीं देती थी, तो उसने 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक देखा कंटिन्यू, और जब उसको लगा कि ये लगातार दूध नहीं देती है जबकि दूध देना चाहिए, तो एक दिन उसने उसका पीछा किया और वहाँ जाकर के देखा तो वो दूध जो है वहाँ पर कोई बाबा या संत महात्मा थे, वो वहाँ पे उनसे मिले। वहाँ पर बहुत कुआं टाइप खाई है, उसके अंदर वो महादेव जी का स्थान है। अगर जरा सी भी चूक हुई और बैदी में आपका हाथ वहाँ से छूट जाता है तो आप लगभग सैकड़ों मीटर अंदर उस गहरी खाई के अंदर आप जा सकते हो। वहाँ हादसों के बारे में मैंने हर बार सुना है कि वहाँ अक्सर हादसे होते हैं, तो वो फिर वहाँ जाते ही याद आने लग जाते हैं कि पिछली साल भी ऐसा हुआ था, इस साल ऐसा हुआ था, उसके पहले ऐसा हुआ था, तो वो एक घबराहट सी होती है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जवाई बांध स्टेशन पर। अब जवाई बांध का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो इसका मतलब है कि आपको वाइल्ड लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जगह फेमस है अपने लेपर्ड्स के लिए। लेपर्ड्स मतलब तेंदुए, और तेंदुए यहाँ पर इतने हैं कि हर किसी ने ही तेंदुए को यहाँ पर देखा है। लेकिन एक जगह यहाँ पर ऐसी भी है जो इक्का दुक्का लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखी, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। और आज हम वही कोशिश करने वाले हैं उस जगह तक पहुंचने की। अब इस सफ़र में रोमांच तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ख़तरा भी बहुत है, और हो सकता है कि हम ये सफ़र पूरा भी ना कर पाए। तो आइए इस सफ़र में हमारे साथ चलिए और देखिए कि हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं। आखिर कहाँ है महादेव का वो रहस्यमयी धाम? इन पहाड़ों में, किसी गुफा में, या इस गांव के किसी कोने में? कोई तो रास्ता होगा, कहीं तो वो शिवालय होगा, नहीं तो चमत्कार की इतनी कहानियां सुनने को कैसे मिलती। हमारी टीम राजस्थान के सुमेरपुर में सुराग की तलाश में भटक रही थी कि तभी जंगल में कुछ दिखा। देखिए, जंगल में घूमते हुए काफ़ी वक्त हो गया था और मुझे दूर से ये इमारत से दिखाई दी। जाहिर है किसी का घर तो नहीं है, मंदिर ही है। और मैं अपने कैमरामैन को भी यही बात बता रहा हूँ कि कोई ना कोई तो मिलेगा जो थोड़ा बहुत कुछ तो बताएगा हमको, कोई तो जानकारी मिलेगी। ये मंदिर ही है, श्री कबेश्वर महादेव मंदिर। आइए, हो सकता है कुछ जानकारी मिल जाए यहाँ से। हमें महादेव के उस धाम की तलाश थी जो किसी गहरी खाई में है, जहां चमत्कारी शिवलिंग है जिस पर रहस्यमय ढंग से दूध से अभिषेक के निशान मिलते हैं। ये वो मंदिर नहीं था, लेकिन यहां से कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद जरूर थी। अंदर एक बाबा मिले जिनके मुताबिक उस धाम में महादेव का वास रहा है। साक्षात महादेव जी गप्पा में, साक्षात महादेव जी अरवड़ी पहाड़ में। पहाड़ में कैसे जाते हैं? पहाड़ में यो हौकल पकड़े के जाता है। हौकल? हाँ, हौकल सैन पकड़े पे नीचा उतरा गप्पा में। गप्पा पे ऊपर नींद लागोड़ी है। मैं शिव जी महाराज जी आए, शंकर भगवान। उस मंदिर का पता तो बाबा के पास भी नहीं था, लेकिन बाबा ने उस शख्स का पता जरूर बताया जो हमें वहां तक ले जा सकता था।
तरह के किसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में होते हैं, जंगल में होते हैं, तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहकर भी सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते, और यहाँ पर एक एक्सपर्ट को मैंने तलाश लिया है और वही अब हमको लेकर जाएंगे उस मंदिर तक। यानी अब मंदिर का रास्ता हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि हमको एक शख्स मिल गए हैं जो हमारी इस मुश्किल को आसान कर देंगे कि वो मंदिर कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। आइए मिलते हैं। इस शख्स से मुलाकात रंग लाई, हमें उस धाम तक ले जाने वाला मिल गया। हमारी टीम का पहला सवाल यही था, उस शिवालय के बारे में पता कैसे चला। ये अरावली की पहाड़ियों में मंदिर बना हुआ है, और वो जो ट्राइबल्स हैं जो उस इलाके में रहते हैं, वो जब शहर की तरफ आते हैं तब बात करते रहते हैं कि इस तरह से एक मंदिर है जहाँ पर बहुत नीचे एक झरना बहता है और खाई के अंदर जंजीर पकड़ करके उतरना पड़ता है। तो चूंकि ये सारी बातें सुन करके बड़ा ऐसा अजीब सा लगता था कि क्या वाकई में ऐसा मंदिर हो सकता है। तो एक क्यूरियोसिटी सी एक जन्म रहता है, कि उत्सुकता से जगती है कि अगर ऐसा कोई जगह है तो उसको देखनी चाहिए। वहाँ जाने में दिक्कतें क्या हैं, क्यों किसी को दिक्कत होगी? सर ये बहुत ही बढ़िया बात कही है। देखिए, पहली बात तो रास्ता नहीं होना सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा है सारा बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी, अरावली बहुत बड़ी रेंज है, तो उसमें पहुंचना मुश्किल, रास्ते नहीं। दूसरी बात जंगली जानवर, देखो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत है, मैं आपको पता है। लेपर्ड के लिए हमारा इलाका पहले से बहुत फेमस है, यहाँ भालू हैं, लेपर्ड है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो खतरा है वो है ट्राइबल्स का भी, तो ऐसे में हमें उनसे भी बचना होता है। कहते हैं युगों पहले पहाड़ के उस खो में महादेव प्रकट हुए थे, तभी से वहां चमत्कार का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ उस धाम के लिए निकल पड़ी। कुछ दूरी गाड़ी से तय होगी, फिर पैदल ही जाना होगा। रास्ते में हमें वो चीज दिखी जो इस इलाके की पहचान मानी जाती है, और ये थे मीठे बेर के जंगल। शहरों में हम लोगों को नहीं पता होता, बेर हमें खाने को तो मिल जाते हैं, लेकिन बेर कलेक्ट कैसे करते हैं जंगल से, वो आप देखिए किस तरह से जंगल से बेर कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हम जिस जगह पर जा रहे थे वहां मीठे बेर नहीं, कदम कदम पर बड़े खतरे मिलेंगे। कुछ और रास्तों से गुजरते हुए हमारी टीम की गाड़ी एक जगह पहुंचकर रुक गई। हर सफर की एक मंजिल होती है। अब ये हमारी मंजिल नहीं है। आपको पता है कि हमारी मंजिल क्या है? हमें उस रहस्यमय मंदिर तक पहुंचना है जिसके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं, लेकिन यहाँ से आगे का सफर जो है वो हमको पैदल करना पड़ेगा, क्योंकि अब गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है सर? बिल्कुल सर, ये डेड एंड आ गया। अब हमें अपनी गाड़ी को यहीं रखना पड़ेगा और हमें पैदल ट्रैक करते हुए हमें वहाँ मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत से बताया कि इस मंदिर के बारे में जानकारी इसीलिए इतनी कम है क्योंकि बहुत इनएक्सेसिबल है, लोग आसानी से पहुंच नहीं सकते, और सिवाय जो ट्राइबल लोग हैं जो आसपास रहते हैं उनके अलावा और कोई वहां तक गया ही नहीं है। इसीलिए जो सारी कहानियां हैं वो सिर्फ जो लोगों ने एक दूसरे को सुनाई हैं वही कहानियां हैं। असल हकीकत क्या है ये आज हम कोशिश कर रहे हैं आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के आपके सामने ला सके। तो सर पैदल तो पहुंच जाएंगे, लेकिन खतरा वही है कि तेंदुआ भालू और ट्राइबल का भी है अपने आप में, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है और अभी भी ये आम दुनिया से कटे हुए हैं, तो हमें उनमें भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें बचना है। तिलकेश्वर महादेव धाम पहुंचने के लिए 200 फीट गहरे झरने में उतरना होगा। झरने के नीचे तल में एक खो है, उसके अंदर शिवलिंग है। कहते हैं उसी शिवलिंग पर रहस्यमयी तरीके से हर वक्त दूध चढ़ा हुआ मिलता है। अगर वो धाम इतना ही मशहूर है तो इतनी खतरनाक जगह पर क्यों? चमत्कार का दावा कहानी है या सच? और सबसे बड़ी बात, इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए क्या हमारी टीम उस शिवलिंग तक पहुंच पाएगी? आज पहली बार कोई टीवी कैमरा महादेव के इस अनदेखे धाम के रास्ते पर था। नाम तो लोगों ने सुना है, लेकिन एकदम सीधी खाई में उतरकर वहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। उस प्राकृतिक मंदिर को लेकर कई कहानियां हैं। कोई कहता है युगों पहले वहां महादेव प्रकट हुए थे और शिवलिंग पर हमेशा मिलने वाला दूध का निशान उसी चमत्कार का नतीजा है। कई बार तो अंदर से एक तेज रोशनी भी निकलती दिखी गई है। लोग वहां जा नहीं पाते, इसलिए तरह तरह की कहानियां बनाकर सुनाते रहते हैं। लेकिन आज सभी अफवाहें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उस धाम में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी कहानी
आज पूरी दुनिया के सामने होगी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब उस पहाड़ी पर थी जहां से करीब 200 फीट नीचे इस झरने का पानी गिरता है। हमारी टीम को यहां पहुंचना था। फाइनली देखिए अब उस स्पॉट पर पहुंच गए जहां से आगे जो है अब खतरा ही खतरा है, क्योंकि ये पूरा जो आप देख रहे हैं मार्बल के पत्थर हैं और इनसे उतरना है, स्लिपरी होते हैं और बहुत नीचे गहराई में जाना है। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, आप जाते हैं तो कितना रिस्की है ये सब? सर ये बहुत ही रिस्की है। लगभग हमें 100 फीट के आसपास नीचे उतरना है और रास्ता बिल्कुल भी नहीं है पूरा। आप ये चूँकि वैसे तो अरावली ग्रेनाइट रॉक है, लेकिन यहाँ सारा मार्बल है तो ये बहुत स्लिपरी होता है और वैसे ही ऊपर से झरना गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। हमें बहुत ही संभल कर उतरना पड़ेगा। ठीक है सर, रिस्की है लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचाना भी है, तो इसलिए कोशिश कर रही है पूरी आधी हकीकत आधा फसाना की टीम कि आपको उस स्पॉट तक, उस एग्जैक्ट स्पॉट तक हम ले जा सकें। शूज़ खोल देते हैं क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि जूते पहन के जाने में कोई समझदारी है, बिकॉज ज़्यादा स्लिप करेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट देन। भगवान शिव के उस धाम का रास्ता बहुत टेढ़ा था। इसे रास्ता तो कह ही नहीं सकते, बस खाई में उतरते। आगाज़ इतना मुश्किल हो, उसका अंजाम कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। यहाँ पर अभी बहुत खूबसूरत तो है लेकिन खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो पूरा पत्थर है, जैसे मैंने आपको बताया कि संगमरमर का है, वाइट मार्बल है। आपने अपने घर में अगर कभी महसूस किया हो तो आपको पता होगा कि वाइट मार्बल कितना स्लिपरी होता है और पानी के गुजरने से, लोगों के गुजरने से ये बिल्कुल पॉलिश्ड हो गया है, मतलब चमक रहा है। और ऐसे में एक भी भूल जो है वो ख़तरनाक होगी, लेकिन फिर भी हमारी टीम खाई में उतरती जा रही थी, लेकिन दिमाग में धाम की चमत्कार की कहानियां ही घूम रही थी। इस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में एक कहानी जो चारों तरफ फेमस है, जो हर कोई सुनाता है, वो ये है कि यहाँ पर रोजाना गाय आकर खुद दूध चढ़ाकर चली जाती है। अब चरवाहों ने भी इस तरह के दावा किया कि कुछ गायें उनकी दूध नहीं देती, और जब उन्होंने पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर आके दूध चढ़ा देती है। अब इस बात की हकीकत आप इस तरह से समझिए कि ये रास्ता है जाने का, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर इंसान का जाना इम्पॉसिबल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, चंद लोग ही नीचे जा पाते हैं। यहाँ पर गाय किस तरह से जाएगी? तो कहानी सुनने में तो लगती है कि हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक जाएं, वहाँ पर जाकर खुद अपनी नज़रों से देखें क्या वाकई कोई गाय आती है, क्या कोई चमत्कारी गाय है। क्योंकि जो हमारे आसपास गायें रहती हैं वो तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह के रास्ते से नीचे उतर के जाती होंगी, लेकिन अगर कोई आता है, कोई दूध चढ़ाता है तो किस तरह से होता है, क्या होता है, ये सब समझने के लिए पहले इस मुश्किल को पार करना पड़ेगा। चलिए। कैसा होगा शिव का वो अद्भुत धाम जहां जाने में जान की बाजी लगानी पड़ती है, और वो शिवलिंग, उस पर अपने आप दूध के निशान मिलने का क्या चमत्कार है, सब पता चल जाएगा। पहले ये सफर तो। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक ही शख्स था और यही सबसे बड़ा सहारा था, नहीं तो यहां से अकेले गुजरना नामुमकिन है। देखिए, अब तक जो आपने देखा वो बहुत आसान था, लेकिन जो मेन जर्नी है, जो इस जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा है, वो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि अब पैरों के नीचे पत्थर भी नहीं है। पहले तो छोटे छोटे पत्थर थे जिन पे आप कदम रख के जा सकते थे, अब सारा जोर जो है वो आपके बाजुओं पर है। अगर आपके बाजुओं में जान है तो आप इस रस्सी के सहारे नीचे उतर जाएंगे, और अगर आपके बाजुओं में जान नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। ये हिस्सा मेरा थक चुका है, दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कट गया है, बट यही रास्ता है यहाँ से नीचे उतरने का। जंजीर को उन चंद आदिवासियों ने लगाया है जो कभी कभार यहां आते रहते हैं। सफर खतरनाक मोड़ पर था, चूक का मतलब गंभीर चोट, और हमारी टीम एक जगह चूक गई। मेरे सारे हाथ छिल गए यार, पूरा हाथ छिल गया मेरा, सारा खून जम गया। पत्थर इतना प्लेन है,
पूरा पैर स्लिप हो गया। हथेली काली पड़ चुकी थी, लगा कि सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। तभी एक गुफानुमा जगह दिखी, जहां कुछ पल चैन की सांस लेने की फुर्सत मिली। आधा घंटा लगा है मुझको ऊपर से नीचे उतरने में, लेकिन अभी भी मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है पानी की आवाज़ से कि काफ़ी नीचे गहरा उतरना है। ये छोटी सी गुफा है बीच में, एक तरह से रेस्टिंग प्लेस बन गया है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद आगे का सफ़र जारी करूँगा। ये गुफा पौराणिक समय की थी। पत्थर और पानी से मिलकर इन आकृतियों को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। दूरी अभी आधी ही तय हुई थी, आगे तो और बड़े बड़े खतरे थे। इस पूरे रास्ते में जो अभी तक हमने किया है, कोई एक भी स्पॉट ऐसा नहीं था जहां पर हम दोनों बैठ के बात कर सकें। और मुझे लग रहा है अब आगे उसके आगे कोई जगह नहीं। आगे भी जगह नहीं है। आगे अभी तक हम जितना उतरे हैं उससे ज्यादा मुश्किल है अब। हाँ। अभी तक हम उतरे हैं वो इतना मुश्किल नहीं था। हाँ। ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमें बिल्कुल वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पर नीचे उतरना है, और वहाँ स्लिपरी भी है और पानी का फ्लो भी है। तो अभी तक जो आपने देखा उससे ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है। स्लिपरी भी है, वर्टिकल भी है और पानी का फ्लो भी है। गुफा से आगे वो झरना भी दिखने लगा, जिसका पीछा हमारी टीम ऊपर से ही करती आ रही थी। धार की रफ्तार से ऊंचाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ज़रा यहाँ पर देखिए कि किस वेग के साथ पानी नीचे गिर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल वर्टिकल हाइट है, शेयर ड्रॉप है, मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे 90 डिग्री के कोण में पानी गिर रहा है। और यही झरना नीचे वहाँ उस शिवलिंग पर जा रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम था जो अभी तक हमने चढ़ाई नीचे तक आए हैं हम, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा जब और नीचे जाएंगे, क्योंकि अब पानी का भी सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ आप रास्ता देख रहे थे, पत्थर देख रहे थे, ढलान देख रहे थे, लेकिन अब इस तेज़ पानी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। महादेव के उस चमत्कारी धाम और हमारी टीम में चंद मीटर का फासला रह गया था। अब हर एक कदम मानो जीवन पर भारी पड़ रहा था। इस जर्नी के हर पड़ाव में मुझे ये लगा है कि अब इससे ज्यादा मुश्किल शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन हर कदम पर मेरी ये जो चाहत है ये बिल्कुल खत्म हो गई है। क्योंकि आप देखिए अब इस वक्त मेरे आगे कौन सा चैलेंज है। एक बिल्कुल सीधा ढलान है, कहीं कुछ नहीं है सपोर्ट के लिए सिवाय इस जंजीर के सहारे करीबन 30-35 फुट की ये ढलान है जो मुझे उतरनी है। और मैं कोई रैपलर नहीं हूँ, ये मैं बहुत रेगुलरली ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। अब ऐसे में कितना मैं कामयाब होऊंगा मुझे पता नहीं, बट होप कि ये हो जाए पॉसिबल। क्या वाकई उस धाम में कोई चमत्कारी शिवलिंग है? इंसानी पहुंच से दूर होने के बावजूद दूध से अभिषेक के निशान कैसे मिलते हैं? दिमाग इसी उलझन में था, तभी एक हादसा हो गया। इस बार की चोट ने हिम्मत तोड़ दी। चलना भी मुश्किल था, दर्द से चेहरा लाल हो गया। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मंजिल सामने देखकर हमारी टीम एक बार फिर खड़ी हुई और किसी तरह धाम तक पहुंचने में हम कामयाब रहे। क्या आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए? उस गुफा तक, शिवलिंग तक तो आप आ गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसे पैर के साथ मैं बाहर कैसे निकलूंगा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मेरी। मतलब आई जस्ट कांट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। मेरे दर्द इतना ज़्यादा है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और सूजन जो है वो बढ़ती जा रही है। इट इज़ अनबेरेबल। ओह गॉड। रहस्य की डोर पकड़े हमारी टीम और अंदर पहुंची, एकदम शिवलिंग के पास। तभी पानी में दूध जैसी सफेदी दिखी। हम तेजी से अंदर घुसे और फिर ये सफेद पानी आ रहा है, मतलब क्या कुछ बदला है यहाँ पर? आधी हकीकत आधा फसाना। जान जोखिम में डालने के बाद हमारी टीम किसी तरह महादेव के इस धाम तक पहुंचने में कामयाब रही।
असली काम अब यहां से शुरू होने वाला था। आखिर उस शिवलिंग पर दूध कौन चढ़ाता है? किसी गाय का काम तो नहीं हो सकता, कोई इंसान ही होगा। अगर वो इंसान है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखता? लेकिन हमारी टीम के पास वक्त बहुत कम था। 200 फीट गहराई में उतरते उतरते काफी वक्त लग चुका था। चोट की वजह से चलने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब यहां तक आ गए हैं तो काम को पूरा करके ही जाएंगे। यह पता लगाकर ही लौटेंगे कि इस धाम के शिवलिंग पर दूध कहां से आता है, ये किसका काम है। महादेव का ये धाम हैरत अंगेज है। पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, इस झरने की ऊंचाई 200 फीट है और जहां पानी गिरता है ये मंदिर ठीक उसी जगह एक गुफा में है। पूरी गुफा जो आपको दिखाई दे रही है ये एक झरने के नीचे अपने आप बनी हुई है। मतलब नेचुरली ये गुफा अपने आप पानी के कटाव से बन गई और आज भी पानी बहुत तेज रफ्तार से इस गुफा के ऊपर से बह रहा है। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो पानी आपको दिखाई देगा जो झरने का ऊपर से लगातार नीचे गिर रहा है। अब इस झरने के नीचे ये गुफा किसने बनाई? जाहिर बात है नेचुरल है। किसने तलाशी? ये बड़ा सवाल है कि आखिर किसको पता चला कि एक पहाड़ के नीचे 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 इस तरह से होते हुए और आप यहां पर पहुंचेंगे जहां पर एक शिवलिंग है। गुफा छोटी है, शिवलिंग को खोजना मुश्किल काम नहीं, वो तो बाहर ही दिख जाता है। लेकिन हमें जिसकी तलाश है ये वो चमत्कारी शिवलिंग नहीं है। ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने यही शिवलिंग देखा है, लेकिन ये शिवलिंग पुराना नहीं है, ये नया है। अभी 10-20 साल पहले किसी ने यहाँ पर लाकर रखा है। वो कैसे लाया होगा ये भी अपने आप में सोचने की बात है। लेकिन जो असल स्वयंभू शिवलिंग है वो वहाँ पर उस गुफा में जहाँ से पानी बह रहा है वहाँ पर वो शिवलिंग है। आइए उसमें चलते हैं। कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हमारी टीम जख्मी थी लेकिन चोट की परवाह करते तो पड़ताल कैसे हुई? पानी की वजह से फिसलने का डर भी बना हुआ था। इस गुफा में से पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज़ धारा पानी की गुफा के अंदर से आती है। हो सकता है अंदर जाने का रास्ता भी ना हो क्योंकि पानी बहुत तेज़ है। कुछ और खिसके, थोड़ी और मेहनत की और अंदर जाते ही अद्भुत नजारा दिखा। झरने से रिश्ते पानी के बीच एक शिवलिंग। की मशक्कत, बहुत लंबा सफर और अपना पांव तुड़वाने के बाद फाइनली मैं उस स्पॉट पे पहुंच चुका हूं जिसके बारे में इतनी कहानियां मैंने सुनी थी। चमत्कारी शिवलिंग ये है। अब आप मुझको बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि यहाँ पर कोई गाय रोज़ाना आती हो और दूध चढ़ाती हो? मतलब जहाँ पहुँचने में मेरे पाँव की हालत ऐसी हो गई, ये सूजन जो है सूज के इतनी हो गई है, वहाँ किस तरह से कोई जानवर पहुँचता होगा? मैं मानता हूँ कि ये स्वयंभू है, मैं मानता हूँ कि ये मतलब हज़ारों साल से यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों साल से जो ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। लेकिन बाकी सब कुछ सोच कर भी यकीन करना इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। और आपके सामने सबूत है, ये खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस वक्त कोई नहीं आया, पता नहीं कितने दिनों से यहाँ अंदर मंदिर तक तो फिर भी शायद इक्का दुक्का कोई आ जाता होगा। यहाँ अंदर इस शिवलिंग के पास तो कोई भी नहीं आता और यहाँ पर इस वक्त कुछ भी नहीं है। दावे के मुताबिक इसी शिवलिंग पर दूध की रहस्यमयी बूंदें दिखती हैं, मानो किसी ने पूजा की। लेकिन कौन, इसका पता हमारी टीम को लगाना था। लेकिन ये जगह, ये तो सदियों पुरानी, जहां प्रकृति खुद शिवलिंग का जलाभिषेक कर। इस गुफा में हर तरफ पानी ही पानी है, बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे ये गुफा है। और आप देखिएगा पानी का बहाव ऐसे बह रहा है जैसे किसी ने कोई बिल्कुल नदी चला रखी हो। चारों तरफ इस गुफा में आप जहां पर भी देखेंगे आपको दिखाई देगा कि पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है। और अब ये बेसिकली नेचर की बात है कि एक रॉक फॉर्मेशन इस तरह की बन गई और उससे लगातार जो है पानी की बूंद टपक रही है और सीधा इस शिवलिंग पर आकर गिर रही है। ये देखें, शिवलिंग पर दूध कहां से आता है, कौन लाता है, सवाल कई थे, लेकिन जवाब कहां से मिलेगा
ये पता नहीं था। 200 फीट गहरी खाई में उतरना सबके बस की बात नहीं। खतरे का सामना हमारी टीम को भी करना पड़ा था। लिहाजा इस जगह पर गिनती के लोग ही आते हैं। जो आते भी हैं वो बाहर से ही लौट जाते हैं। कुछ आदिवासियों को शिवलिंग का पता है, वो भी साल में केवल एक बार सावन के दिन आते हैं। लेकिन वो जब भी आते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ा मिलता है। ये काम किसी इंसान का होता तो रास्ते में वो आदिवासियों से जरूर टकराता। फिर कौन हो सकता है? लोग कहते हैं ये किसी अदृश्य शक्ति का काम है। पड़ताल के लिए हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं था। कैसे भी करके रात होने से पहले यहां से निकलना होगा। जब हम यहाँ पर आए थे तो इस गुफा के बाहर सूरज बिल्कुल ऐसे चमक रहा था जैसे यहाँ पर रखा हो, लेकिन अब क्योंकि शाम ढल गई है तो सूरज उन पहाड़ों के पीछे चला गया है, रोशनी कम होती जा रही है और जाहिर है आपने देखा है कि मैं किस हालत में हूँ। मैं इंजर्ड हूँ, मैं ज़ख्मी हो चुका हूँ और अब बहुत देर तक मैं यहाँ पे रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरा होने के बाद ये वापस सफ़र जो है इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो अब चलकर एक बार और देख कर आते हैं कि उस शिवलिंग में कुछ बदलाव आया है या नहीं, और अगर नहीं आया तो फाइनली हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तभी हम चौंक पड़े। पानी में कुछ सफेदी नजर आई। ये कैसे हुआ? पानी तो यहीं पर कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। ये सफेद पानी आ रहा है, मतलब क्या कुछ बदला है यहाँ पर? और शिवलिंग के पास तो पूरा नजारा ही बदला हुआ था। ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं? ये अपने आप में शॉकिंग है। ये वाइटनेस यहाँ पर भी, ऊपर से पानी ही टपक रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ वाइट है और वो लगातार वहाँ से नीचे से रिस रहा है। अगर करीब से आप देखेंगे तो नीचे से रिस रहा है, कुछ वाइट है। अब ये दूध है या कुछ और है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं है जानने का, लेकिन ये वाइटनेस अलग दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा वाइट है जो लगातार यहाँ शिवलिंग के पास से रिस रहा है और ऊपर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दूध है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि स्मेल नहीं है दूध जैसी कुछ भी, लेकिन वाइटनेस है उसी तरह की। ये देखिए, मैं कहीं पर भी अगर इसको लगा के दिखाऊंगा तो ये वाइट हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ है जो वाइट है, लेकिन दूध है या नहीं है मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं इस वक्त ये पता लगा सकूं। कुछ देर पहले यहाँ कुछ नहीं था। हमारी टीम ने गौर से देखा, लेकिन अब तो दूध जैसी सफेदी दिख रही थी। हमारी टीम लगातार यहीं थी, कोई दिखा भी नहीं। फिर ये सब कब और कैसे हुआ? मैं जब बाहर गया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन पानी, अभी भी पानी ही हर तरफ से आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे ये दिख रहा है। जाहिर है कोई भी नहीं आया, कहीं से किसी भी चीज़ की आने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वाइटनेस यहाँ पर है। कैल्शियम भी हो सकता है, पत्थरों से कभी कभार वाइट कैल्शियम भी निकल आता है, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता और ना ही अब मेरे पास वक्त है कि मैं इसको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकूं। दिल कहता है ये चमत्कार है, लेकिन 21वीं सदी का दिमाग नहीं मान रहा था। कहने को तर्क तो बहुत है, ऐसी जगहों पर चूने के पत्थर होते हैं, पत्थरों से कैल्शियम भी बहता रहता है। हो सकता है ये सब उसका ही नतीजा हो जिसे आदिवासी दूध समझते होंगे। लेकिन ये सब अटकलें हैं, हमारी टीम का फैसला नहीं। लेकिन इन तस्वीरों को खारिज करने की भी कोई वजह नहीं है। ऐसे में शिवलिंग पर दिखने वाला ये द्रव्य दूध है या कुछ और, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा, हैरत में डाल देगा, सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मंडोर गांव के लोग खुद को रावण का वंशज बताते हैं। कहते हैं युगों पहले उनके पूर्वज रावण के बाराती बनकर आए थे, फिर मंडोर में ही बस गए। सबूत मांगने पर एक अंधेरे और बेहद तंग रास्ते की तरफ इशारा किया जाता है। कहते हैं वो रास्ता इतना लंबा है कि उसके दूसरे छोर तक कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वो डर कर लौट आए। उन्हीं में कुछ लोगों ने बताया कि अंदर कभी कभी एक चमक भी दिखाई देती है। खतरों को नजरअंदाज करके हमारी टीम गुफा में अंदर चली गई।
हमारा एक ही मिशन था, किसी तरह से रास्ते के दूसरे छोर तक पहुंचना, ताकि हकीकत दुनिया के सामने आ सके। लंकापति रावण जो महाज्ञानी था, महाबलशाली था, लेकिन अहंकार की वजह से जिसका अंत श्री राम के हाथों हुआ। भारत में श्री राम से जुड़ी कई निशानियां हैं, तो वहीं श्रीलंका में रावण से जुड़े साक्ष्य आज भी देखे जाते हैं। आज हम जिस निशानी की बात करने वाले हैं वो जुड़ी रावण से है, लेकिन मौजूद है भारत में। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको रामायण से जुड़े साक्ष्य, रामायण से जुड़ी कहानियां जरूर मिल जाएंगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के मंडोर में, और ये बोर्ड देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस जगह का सीधा ताल्लुक है रावण की रानी मंडोदरी से। मान्यता ये है कि ये रावण की ससुराल थी, एक ऐसी जगह जहां पर रावण शादी करने के लिए गुफा के रास्ते से होता हुआ आया था। वो गुफा आज भी मौजूद है, और कहा यह भी जाता है कि उस गुफा में मौजूद है रावण की एक मणि, जो इतनी ज़्यादा चमकती है कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी रोशनी दिखाई देती है। क्या है इस गुफा की हकीकत, और क्या वाकई इस गुफा में वो मणि मौजूद है, यही देखने के लिए हम मंडोर में हैं। देश में मंदोदरी के गांव का दावा कई जगहों पर होता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश के मंदसौर का। दूसरी कहानी जुड़ती है दिल्ली के पास मेरठ से, लेकिन सबसे सटीक दावा माना जाता है जोधपुर के मंडोर का। यह पूरा इलाका एक पहाड़ के नीचे था, जहां देवी का मंदिर था, हनुमान जी की मूर्ति थी, और वो गुफा जिसके रहस्य का पता लगाने के लिए हम आए थे। लेकिन एक बात चौंकाती है, जिस जगह से रामायण की इतनी बड़ी कहानी जुड़ती है वहां सन्नाटा पसरा था। बहुत अजीब बात है कि जिस रावण ने सोने की पूरी नगरी बसाई हो, वो जब शादी के लिए आए ससुराल, तो ये कितने छोटे से रास्ते से आए। ये उस गुफा का मुहाना है, रास्ता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि रावण मंडोर जो है इस गुफा के रास्ते से आया था, क्योंकि वो पुष्पक विमान से नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ। सवालों में और उलझने के बजाय हमारी टीम ने गुफा में जाकर रहस्यों को सुलझाना बेहतर समझा। दूसरे मुहाने तक पहुंचते ही सच्चाई खुद दुनिया के सामने आ जाएगी। अब हमारी टीम रावण की गुफा में थी, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। गुफा में भूल भुलैया है, ये बात बहुत सारे लोगों ने कही थी, लेकिन यहाँ आकर एहसास होता है कि उस भूल भुलैया का मतलब क्या होता है। अब देखिए, नीचे में आया, आके करीबन थोड़ा मैं आगे आया हूँ, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस में आगे आया हूँ, लेकिन 4 रास्ते अब फिर मुझे दिखाने देने लगे। यहाँ पर एक रास्ता है, एक रास्ता यहाँ पर है, एक रास्ता यहाँ पर है, और एक रास्ता इधर है। अब किस रास्ते से आगे बढ़ना है और कौन सा रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। रोशनी ऐसा इस साइड के यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो आप ये उम्मीद ही मत रखिए कि आपको कोई भी एहसास होगा कि कहाँ जाना है। तो रैंडमली चुनना है। अब हो ये जा रहा है, जैसे अभी मैंने पहले भी महसूस किया कि एक रास्ते से घूम के मैं निकला हूँ और वापस उसी स्पॉट पर पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। मतलब ये सारी गुफाएं जो है ना, एक मेज़ की तरह है, आपस में कनेक्टेड हैं, एक के ऊपर एक, सारे रास्ते कनेक्टेड हैं। तो कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी चूज करते हैं किस पे, इस पे चलते हैं। हर तरफ अंधेरा था, हर कोने पर चमगादड़ों का साम्राज्य था। आगे जाने पर रास्ता और तंग हो गया। इस गुफा ने हमें घुटनों के बल बैठा दिया। मुझे पता नहीं कि आगे और कितना जा पाऊंगा, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश करते हैं। हमने इस गुफा को हल्के में लेकर भूल की थी, जो अब भारी पड़ने लगी थी। करीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस गुफा। ओह गॉड! अब इन हालात में आगे बढ़ना सही नहीं होगा। कुछ सोचकर फिलहाल हमारी टीम ने कदम वापस लेने में ही भलाई समझी। हमारी टीम गुफा से बाहर आ गई, वापस जाने के लिए नहीं, पूरी तैयारी के साथ फिर से अंदर जाने के लिए, ताकि रावण से जुड़े इस युगों पुराने रहस्य की हकीकत दुनिया के सामने लाई जा सके। उस पौराणिक रास्ते को हल्के में लेकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। सोचा था कई सुरंगों और गुफाओं की तफ्तीश की है, इसकी भी कर लेंगे।
लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ औजारों की जरूरत थी, मसलन ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, लाइट, रास्ते पर निशान लगाने के लिए चौक। इस सारे सामान के साथ हमारी टीम फिर से गुफा में पहुंच गई। कोई उस रास्ते को लंका तक का बताता है, कोई नागलोक तक। हकीकत तभी सामने आएगी जब हमारी टीम उस खतरनाक रास्ते को पार करके उसके दूसरे मुहाने तक पहुंचेगी। पौराणिक कथाओं के रहस्यों से भी ज्यादा गहरी थी ये गुफा, जिसे लोग रावण की गुफा का नाम देते हैं। अंदर जाने के लिए जो औजार चाहिए थे वो हमारी टीम के पास आ चुके थे। जो तैयारी मेरे बस में थी, जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, जितना मैं इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकता था, वो सब मैंने कर ली है। लाइट मेरे पास है, पहले से भी मौजूद थी, अब ये पर्सनल लाइट भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो बार बार सांस घुट रहा था। अंदर जब आप गहराई में जाते हैं और ज़्यादा अंदर जाते हैं, 2-1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सांस के लिए अब ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और गैस मास्क भी है, तो ये ठीक रहेगा, कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो ये थी कि भाई रास्ते का नहीं पता चल पा रहा था। आप एक रास्ते से जाते हैं, भूल भुलैया की तरह दूसरा रास्ता निकल आता है। तो ये चौक लेकर आया हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं मार्क करता चलूँ अपना रास्ता, ताकि मुझे पता रहे कि भाई हाँ यहाँ से रास्ता है, इससे आगे जाना है, इससे आगे नहीं जाना। तो इंतज़ाम सारा है, अब बस दुआ कीजिए कि प्रॉपर्ली अंदर जाकर देख सकें आखिर वो मणि कहाँ है, आखिर रास्ते कहाँ से निकलते हैं, सारी चीज़ें अंदर जाके अभी पता लग जाएंगी। आइए। अब हमारी टीम हर खतरे के लिए तैयार थी। अंदर हमने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की जहां खत्म की थी। हर रास्ता एक जैसा लगता, हर मोड़ जाना पहचाना लगता, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखा जो चौंका सके। जो मणि की बात हो रही है, रोशनी की, रोशनी यहाँ पे मुझे अभी तक कोई रोशनी नहीं दिखाई दी है। जो भी रोशनी है, मतलब यहाँ इतना घुप अंधेरा है कि अगर 1 सेकंड के लिए भी एक कैमरे की लाइट या मेरी माउंट लाइट ये बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी। हाथ को हाथ नहीं सुहाता वाली जो कहावत है कि आपको अपना हाथ नहीं दिखाई देगा, इतना ज़्यादा घुप अंधेरा है। तो मणि जो है, जो मणि है, चमक वाली मणि, वो यहाँ पे अभी तक मुझे तो नहीं मिली। मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन रास्ता खतरनाक मोड़ ले चुका था। रावण की ये गुफा अब हमारी समझ से बाहर होती जा रही थी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि या तो हम कोई पॉजिटिव रास्ता तलाश सकें, या फिर जिस मणि की बार बार बात होती है कि यहाँ पर नाग मणि मौजूद है, एक बहुत शानदार मणि जो वो बारात के साथ सामान लेकर आ रहे थे और उसमें से गिर गई थी, वो तलाश लें, देखिए क्या मिलता है। लेकिन कैसे? मुश्किलें तो बढ़ती जा रही थी। का पहले रास्ता तो ऐसा था जिसमें कम से कम घुटनों के बल चला जा रहा था। अब इतना पतला हो चुका है कि घुटनों के बल चलना भी इम्पॉसिबल है। इस तरह से लेट लेट के खिसक के चलना पड़ रहा है। मुझे लगता नहीं कि बहुत दूर जाना हो पाएगा। ओह गॉड। गुफा का अंतिम सिरा खोजते खोजते हम कब जान बचाने का रास्ता तलाशने लगे, इसकी भनक तक नहीं। सांस ऐसा लग रहा है किसी ने लंग्स को कंप्रेस कर दिया। ब्लैकआउट हो रहा है। नाकाम होने का एहसास हर खौफ पर भारी पड़ता है। कुछ देर बाद शायद रास्ते का अंतिम सिरा हमारे करीब था, क्योंकि मुलायम पत्थर मिलने शुरू हो गए थे। रॉक फॉर्मेशन जो है वो बहुत कमज़ोर होता जाता है। अभी आप देखिए, बिल्कुल इस तरह की बुरबुरी मिट्टी की तरह ये पत्थर हैं। अगर ये आप आगे बढ़े और आपके इस मूवमेंट से, हज़ारों सालों से कोई यहाँ पर आया नहीं है, और आपके इस मूवमेंट से ये पत्थर गिर गए, तो आपका रास्ता बंद हो सकता है। आप हमेशा के लिए अपनी मौत तक आपको यहीं पर, ये मतलब आपकी कब्र बन जाएगी और आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है। अब आप सोचिए, मेरी टीम में 3 लोग हैं, हम 3 लोग उन लोगों से गुजर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है 1000 साल से कोई ना गुजरा हो। ऐसे में हल्का सा मूवमेंट, हल्की सी आवाज़ भी पत्थरों को ऐसा बुरादा बना देती है।
इस तरह से पत्थर गिरने लग जाता है। कभी आराम करते, एक एक सांस के लिए तरसते, हम शायद मंजिल के काफी करीब थे। हादसे ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। गिर गया, जल्दी आओ जल्दी। सुनील, ए सुनील, 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 सांस शायद, सांस, पानी मार, पानी, सुनील, पानी मार, पानी, सुनील, सुनील, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सांस अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये और खोलूं? हालत तो बाकी लोगों की भी ठीक नहीं थी। ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल था। मंजिल के करीब से लौटना मुश्किल होता है, लेकिन यह फैसला हमें लेना पड़ा। देखिए, इंसान भले कुछ भी सोचता रहे, लेकिन कहीं कहीं नेचर की ताकत ऐसी होती है कि इंसान उसके सामने बिल्कुल हार जाता है। अब इस गुफा की गहराई को मापना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अपने सीमित संसाधनों के साथ वो नहीं कर सकता। वो तो शुक्र है कि मेरे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स थे कि मैं कम से कम जिंदा बाहर निकल आया। तो ये गुफा रावण की है, ये गुफा पाताल तक जाती है, इस गुफा में मणि है। ये सारी कहानियाँ अभी कहानियाँ ही रहेंगी, क्योंकि ना तो हम इनको झुठला सकते हैं और ना ही हमारे पास इनको साबित करने के लिए कोई वजह है। पहली बार हमारी टीम गुफा के इतने अंदर तक जाने में सफल रही, लेकिन अंदर कोई चमक नहीं दिखाई दी। मुश्किलों के अलावा किसी से सामना नहीं हुआ। गुफा से जुड़ी कहानियों को तो हम पहले ही खारिज कर चुके थे। मकसद अंतिम छोर तक पहुंचना था, लेकिन बिगड़ते हालात ने पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। ये गुफा प्राकृतिक है, पुरानी है, बनावट अद्भुत है, लेकिन इसके लंका तक जाने या किसी नागमणि की चमक दिखने का दावा फिलहाल फसाना ही निकला। यह जरूरी नहीं है कि चमत्कार का हर दावा आस्था से ही जुड़े। कुछ दंत कथाओं के रूप में भी सामने आते हैं। यह जगह भी कुछ ऐसी थी। ये किसी पौराणिक समय की हो सकती है, लेकिन इसका रामायण से कुछ लेना देना है या नहीं कहना थोड़ा मुश्किल ही है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।